नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न की कुंडली में यदि केतु द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लग्न की कुंडली में मीन राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज तो यह आएगा 12वां भाव, द्वादश भाव। 12वां भाव बात करता है हमारे व्यय की, फाइनल डिटैचमेंट, फाइनल मोक्षा हाउस। तो देख रहे हैं कुछ कुछ प्रोफाइल मैच कर रहा है केतु का। त्याग की भावना, मेडिटेशन, छोड़ना, व्यय या कैसे खर्चा किया आपने, तो खर्चा भी एक प्रकार का त्याग, आपने वहां पर लगाया है अपना धन। तो ये सब केतु का भी नेचर कुछ वैसा सही है। मोक्षा, फाइनल मोक्षा। तो जब मीन राशि में 12वें भाव में केतु बैठते हैं अच्छा फल देते देखे गए हैं। आदमी जो भी खर्चा करेगा, याद रखिए कोई भी खर्चा करेगा उसके पीछे मकसद होगा ये कि मुझे संसार के मूल तत्व को समझना है। बड़ी अजीब बात है। उसने कोई किताब भी खरीदी है, उसने कोई घर में एयर कंडीशन भी खरीदा है, उसके खर्च में भी फाइनली वो ये जानना चाहता है कि भाई इस वस्तु से सुख या दुख किस प्रकार से मुझे डिटैच कर सकता है, या मोक्षा की तरफ, मतलब मोक्षा की तरह ही उनको उसकी दृष्टि वही रहती है हमेशा। भाई जैसे मैंने एसी खरीदा है, मैंने अगर कोई बॉदर नहीं करा है, ले आया बस, क्या करना है बस। लेकिन कोई व्यक्ति वस्तुओं का संग्रह कर रहा है और उनके उपयोग या उनको छोड़ने के लिए वो अपने, उसका विजन जो है वो चीज है कि हाँ भाई ये तो वो सुख नहीं है। जैसे मुझे गर्मी लगती है, मैंने पंखे की व्यवस्था की, फिर मैंने कूलर की व्यवस्था की, फिर मैंने एसी की व्यवस्था की, लेकिन मैंने ज़्यादा बॉदर नहीं करा है। क्या अंतर है इसमें? लेकिन वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है कि शरीर को अभी दुख लग रहा है, मतलब ये परम सुख नहीं है। फिर उसने कूलर की व्यवस्था, एसी ले आया, उसके बाद भी वो उसको त्यागेगा, लेकिन इसका विजन ज्यादा अच्छा है कि यार परम लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएगा। और वो व्यक्ति जिसका यहां राहु बैठा है, उसके खर्चों में बस वो षड्यंत्र और कैलकुलेशन, इसी प्रकार की चीजें रहती हैं। याद रखिएगा बहुत बड़ा फर्क है इसके खर्चे और उसके खर्चों में। इसके खर्चे डिटैच करवाते हैं, उसके खर्चे अटैच करवाते हैं। और ला तो वो भी वही रहा है, लेकिन दोनों की भावना में कितना बड़ा फर्क है। और ये प्रायः जब कभी भी नई चीज अपग्रेड करते तो पुरानी चीजों को कोशिश करते हैं दूसरे को दिया जाए, क्योंकि वो उसने इसलिए नहीं छोड़ दिया कि भाई अब मुझे महंगी चीज का लगाव आ गया। नहीं, मुझे समझना है कि इससे तो सुख मिल नहीं रहा है, तो वो किस प्रकार के सुख की बात कर रहा था। और इसी तलाश में वो कब फाइनल मोक्षा तक पहुंच जाता है पता भी नहीं लगता। बहुत बड़ा फर्क है। सारे घर में वस्तुएं वही रखने के बाद भी एक मोक्षा का अधिकारी बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा है। किसने बनाया? केतु की जबरदस्त प्लेसमेंट ने। मीन राशि का केतु अगर बृहस्पति से इंस्पायर है, निश्चित रूप से आदमी को बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, अगर मैं नाम लूं, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर पीवीआर नरसिम्हा राव जी बहुत ही मतलब विश्वास के साथ ये बात कहते हैं, अगर बृहस्पति के साथ 12वें भाव में अपने घर का बृहस्पति केतु के साथ बैठता है तो निश्चित रूप से मोक्षा तय करता है, परम शांति, परम लक्ष्य तय कर देता है। जीवन के अंतिम दिनों में बड़ा ज्यादा सेटिस्फैक्शन रहता है। मृत्यु को लेकर बिल्कुल भी आदमी अवसाद, डिप्रेशन, अनिद्रा नहीं रखता है। क्लियर? तो इन सारे विषयों को लेकर जो ईश्वरीय संवाद को बढ़ाते हैं, हमेशा उसके लिए लालायित रहता है। याद रखिएगा उसका हर व्यय ईश्वर की ओर बढ़ाने वाला, मोक्षा की ओर एक कदम रखने वाला होगा। क्लियर? अगर अब जैसे यहां पर कहीं ना कहीं शुक्र बैठ जाए, एक्सेल्ड करा हुआ शुक्र, हालांकि अच्छा खर्चा करवाता है, लेकिन केतु क्या करता है? अपने एजेंडे को पीछे कर देता है और शुक्र का एजेंडा आगे आ जाता है। भाई शुक्र आप देखिए, बट फिर भी सेकेंडरी एजेंडा तो रहेगा ही केतु का। तो ये पति पत्नी को दूर कर देता है,
खर्चा करता है आदमी, लेकिन शुक्र क्या बताता है? हमारा लैंगिक सुख, मैथुन सुख, वो झगड़ा नहीं कह रहा, मन में विचार आता है कि नहीं, अब मुझे इस प्रकार के शारीरिक सुख की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, केतु बृहस्पति के साथ लेकिन इस प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं करता है। क्लियर हो गया? और अपने घर में तो कहना ही क्या। फिर बात करते हैं केतु की दृष्टि की। 1 2 3 4 5, एक जल तत्व राशि में बैठकर केतु दूसरी जल तत्व राशि या प्राइमरी स्टेप ऑफ मोक्षा को इंस्पायर कर रहा है। कर्क राशि में केतु की दृष्टि अगर घर का मालिक मजबूत है तो यह बताती कि घर अच्छा हो चाहे बुरा हो, आदमी अपने घर संबंधी विषयों को लेकर ज्यादा परेशान नहीं रहता है। केतु एक प्रकार से ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। सुख की बात भी यहां से हो रही है और यहीं से मोक्षा की बात भी हो रही है, क्योंकि आपको पता है परम सुख कौन है? मोक्षा। और अगर मोक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट वहां नजर मारते तो कहीं ना कहीं हमारे घर से ही, शुरुआत से ही हमारा जो विजन है वो क्लियर होता है कि नहीं, हर सुख में क्या तलाशना है? मोक्षा। आप अपने घर में भी कोई ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, कोई योग के लिए कोई कमरा, कोई मंदिर जरूर बनाते हैं। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, जल तत्व राशियों में प्रायः अच्छा फल देते देखे गए हैं। मां का स्वभाव भी कर्क नंबर आ रहा है तो मीठा तो होगा, लेकिन केतु की दृष्टि के कारण वो डिटैच रहने वाली, ज़्यादा बॉदर ना करने वाले, अपने आप में मस्त रहने वाले। ठीक हो गया? मस्त मैंने इसलिए कहा क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा तो आपको पता ही है हंसी खुशी इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आपका अपना जो मेष लग्न वाले जो अपना घर भी बनाते उस पर भी कर्क का ही प्रभाव रहता है। हास्य के बिना ऐसे लोगों के घर को इमेजिन कर पाना करीब करीब इम्पॉसिबल है। अगर उसके घर में हास्य विनोद हंसी ठठेलियां नहीं होते, आप समझ लो मेष लग्न का जातक नहीं है वो। उसका अपना जो घर होगा, हास्य विनोद तो उसके स्वभाव में है, वो स्पेशली रिलेटेड टू हिज हाउस। जब घर में वो बैठते हैं वो लोग तो हंसी होती है। और केतु इस खुशी में एक प्रकार का वैराग्य भी बनाए रखता है, अच्छा फल देता है। प्रायः मटेरियल गेन वाली राशियों में यही वैराग्य नेगेटिवली प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन हाँ, मैंने बोला जैसे अगर एक कमजोर हो चंद्रमा तो फिर वो अपने घर को नहीं बना पाता है। चंद्रमा नीच का होकर यहां बैठ जाए तो बॉदर नहीं करे, वो तो वह पहले कमजोर अवस्था में आ गया और केतु उसको ध्यान नहीं देने देगा अपने घर का। इस कंडीशन में सिर्फ मदद कर सकता है अगर यहां उच्च का बृहस्पति आ जाए, वो बचा लेगा आपको, नहीं तो घर के सुख को छीन लेता है। और जैसे घर का मालिक कमजोर है, फिर केतु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों में जल की बढ़ोतरी, इस प्रकार का कोई विकार करवा सकता है। क्लियर होगा? क्योंकि फेवरेबल तो है कर्क राशि के लिए केतु, लेकिन केतु का कर्क राशि में अच्छे फल देने, इसीलिए इस पे स्टार नहीं लगा है। जिन राशियों में स्टार लगा उनमें बिना किसी मदद के भी केतु प्राय अच्छे फल दे देते हैं, लेकिन इन राशियों में हमें सपोर्ट की दरकार है। बहुत विशेष मित्रों में नहीं गिने जाते हैं, लेकिन मैंने बोला ना प्राय ऑन एन एवरेज यहां से अच्छा फल निकलता है। तो इसलिए अगर चंद्रमा कमजोर है तो केतु की दृष्टि फेफड़ों में पानी भर जाना, कफ की समस्या वो दे सकता है। फिर 5 6 7 सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8 9 नौवीं दृष्टि से तीसरी जल तत्व राशि और मोक्षा राशि को केतु इंस्पायर कर रहा है। आदमी अपने जैसे अष्टम भाव में केतु की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, स्पेशली वृश्चिक राशि के लिए। शरीर में अपने सीमन वीर्य को बचाकर रखेगा, और अगर इसमें वो कामयाब होता है तभी वो
अपने मेडिटेशन या कुंडलिनी जागरण को आगे बढ़ा पाता है। मैंने पहले भी कई बार बताया है, इस शक्ति को ऊपर की ओर जाना चाहिए, और ऊपर तभी जा सकती है ये शक्ति जब शरीर में सीमन टिकता है, रुकता है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर मंगल कमज़ोर है तो विचार जरूर होगा, लेकिन घर का जो रिजल्ट रहेगा मंगल खराब कर देगा। जैसे मंगल नीच का होकर यहाँ रह जाए और नीच भंग भी नहीं हो रहा है, विचार जरूर रहेगा कि मुझे मोक्षा के लिए या मेडिटेशन को बैठता भी है, लेकिन वो निष्फल सा दिखाई देता। क्यों? सीमन शरीर में नहीं रुक पा रहा है। तो याद रखिएगा, अष्टम भाव अगर मजबूत होता है तो शरीर में वीर्य रहता है, और उस वीर्य से कोई भी व्यक्ति अपने, जब कभी जैसे हमारे एनस या गुदा द्वार से ही व्यक्ति उस बल को बढ़ाकर ऊपर की ओर लेकर जाता है, और यहीं से सप्त शक्ति चक्र होते हुए अपने आगे चक्र को भेद करने का प्रयास करता है। वो ऊपर उठता ही नहीं है कभी, अगर शरीर में वीर्य नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अष्टम भाव को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। मैंने अपने चैनल में भी इस प्रकार के कई आर्टिकल आपसे शेयर किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रयोग हैं, जैसे सप्तम और आठवें भाव की शुचिता हमेशा होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी योग मेडिटेशन निष्फल हो जाता है। सारे सुख यहीं से निकलते हैं, इनफैक्ट सारी तपस्या तप यहीं से निकलते हैं। तो कुल मिला के केतु का यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।